हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे 62 ऑफ आवर 90 डे चैलेंज फॉर क्लियरिंग सीएफए लेवल 3। एज आई हैव ऑलरेडी मतलब जो भी हम कर रहे थे, हम थे अपने रीडिंग नंबर 3 पे ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है, स्पेशलाइज पाथवे है ये हमारा। और हम थे अपने तीसरे चैप्टर में एक्टिव इक्विटी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज हम कर चुके हैं। इंडेक्स बेस्ड वाली स्ट्रेटेजीज भी हम कर चुके हैं। अब बट हम जो कर रहे हैं वो है हमारी एक्टिव इक्विटी जो स्ट्रेटेजीज है, उसमें हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। ठीक है। और hello, my name is Nancy. I am a CFA level 3 candidate, a level 1 and level 2 mentor, and also your friend in this entire journey for clearing CFA level 3. So without wasting much of our time, let's get started. जैसे कि हमने अपने पूरे पिछले जो लेक्चर्स हुए हैं इस चैप्टर पे, उसमें हमने इसमें हाफ पोर्शन कवर कर चुके हैं। जो बचा हुआ हाफ है, मतलब पूरा हाफ नहीं होगा, आज थोड़ा और कंप्लीट होगा, 1/4। तो उसमें आज जो हम देखने वाले हैं वो हम देखेंगे जो अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिस्क कौन कौन से हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं अपने जो लेवल ऑफ रिस्क है उस चीज को। हमने पिछले उसमें हमने टॉप डाउन बॉटम डाउन जो स्ट्रेटजीज थी वो देखी थी। और हमने क्या क्या देखा, हमने देखा एब्सोल्यूट और रिलेटिव लेवल ऑफ रिस्क क्या क्या होते हैं। बट अब हम देख रहे हैं कि हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि कितना अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिस्क है। जब भी हम एस्टेब्लिश करना चाह रहे होते हैं अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एब्सोल्यूट या फिर रिलेटिव रिस्क, वो तो एक सब्जेक्टिव एक्सरसाइज है। इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन एंड आल्सो इन्वेस्टमेंट मैनेजर टू इन्वेस्टमेंट मैनेजर। डिफरेंट मैनेजर्स पे भी डिफरेंट होता है और प्लस इंडिविजुअल इन्वेस्टर पे भी डिफरेंट होता है, क्योंकि सबके गोल्स अलग अलग होते हैं। और इट इज हाईली सेंसिटिव टू मैनेजर्स इन्वेस्टमेंट स्टाइल। इन्वेस्टमेंट जैसे मैं बता रही हूँ कि जो मैनेजर के भी ऊपर डिपेंड करेगा, तो वो कैसे होगा, मैनेजर की इन्वेस्टमेंट स्टाइल भी डिफरेंट होगी और उसकी कन्विक्शन भी, जो उसकी एबिलिटी टू ऐड वैल्यू है, वो कैसे कितना वो कन्विक्टेड है। मैनेजर्स विद सिमिलर इन्वेस्टमेंट अप्रोचेस में हैव डिफरेंट रिस्क एपिटाइट हो सकता है। सिमिलर अगर किसी की भी अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच है, किसी की टॉप डाउन अप्रोच है, उसमें भी अलग अलग हो सकते हैं रिस्क एपिटाइट, क्योंकि इट इज अ हाईली सब्जेक्टिव थिंग। मैनेजर्स मस्ट क्लियरली कम्युनिकेट करना होता है, ये सबको पता है, आईपीएस के थ्रू कम्युनिकेट होता है, आपस में बातचीत होती है, वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि रिस्क ओरिएंटेशन एक इन्वेस्टर प्लस मैनेजर की दोनों की आपस में पता हो। 3 सिनेरियोज होते हैं दैट गिव सम इनसाइट्स इनटू प्रैक्टिकल रिस्क लिमिट्स। पोर्टफोलियो में फेस इंप्लीमेंटेशन कंस्ट्रेंट्स। इंप्लीमेंटेशन कंस्ट्रेंट्स हो सकती है पोर्टफोलियो में, जो कि क्या करेगा, इंफॉर्मेशन रेशियो को और इंफॉर्मेशन रेशियो को कम कर देगा इफ एक्टिव रिस्क इंक्रीजेस बियॉन्ड अ स्पेसिफिक लेवल। Portfolios with high absolute risk target face limited diversification opportunities which may lead to decrease in Sharpe ratio. अब इसमें बोल रहे हैं कि जो पोर्टफोलियो में अब अलग अलग तरीके के हमें इम्प्लीमेंटेशन कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन कंस्ट्रेंट्स एज इन कि किसी में शॉर्ट सेल करने के लिए बोल सकते हैं कि शॉर्ट सेल नहीं अलाउड है, या फिर किसी में हो सकता है कि डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट्स नहीं अलाउड है। तो इन सब चीजों में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन रेशियो जो है हमारा वो डिग्रेड हो जाता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, एक्टिव रिटर्न अपॉन में एक्टिव रिस्क। तो एक्टिव रिस्क क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एक्टिव रिस्क इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन कंस्ट्रेंट्स है, जिसकी वजह से। अच्छा एक बात बताओ, इन्फॉर्मेशन रेशियो आईआर इज इक्वल्स टू एक्टिव रिटर्न, स्पेलिंग गलत हो गई, एक्टिव रिटर्न अपॉन में एक्टिव रिस्क, यही होता है। तो इन्फॉर्मेशन एक्टिव रिस्क अगर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये पूरा जो फॉर्मूला है ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसलिए आईआर इज डिक्रीजिंग ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन कंस्ट्रेंट्स। वैसे ही अगर पोर्टफोलियोज विद हाई एब्सोल्यूट रिस्क टारगेट्स, हाई एब्सोल्यूट रिस्क टारगेट्स मतलब हाईली रिस्की एसेट कोई पोर्टफोलियो है, तो उसको क्या होगा, डाइवर्सिफिकेशन, उसको डाइवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटीज में क्या होगी, लिमिटेशंस होगी। तो उसकी वजह से शार्प रेशियो हमारा डिक्रीज हो जाएगा। शार्प रेशियो का फॉर्मूला वही होता है जो मतलब एक्टिव रिटर्न अपॉन में जो पोर्टफोलियो का वॉलिटिलिटी है। There is a level of leverage beyond which volatility reduces expected compounded returns। इसमें बोल रहे हैं, एक मतलब ये बोलते हैं कि लेवरेज हम इंक्रीज करते हैं तो हमारा क्या होता है, जो हमारे रिटर्न है वो इंक्रीज होते जाते हैं। बट हम ऐसा भी नहीं है कि अनलिमिटेड लेवरेज ले लेते हैं और उसके हिसाब से हमारी पूरी की पूरी जो हमारी रिटर्न है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वॉलिटिलिटी कुछ टाइम पे डिक्रीज होने लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन कंस्ट्रेंट्स बताए हुए हैं कि अगर 2 मैनेजर्स है ए और बी, और उनके ना वो यूज करना चाह रहे हैं एफिशिएंटली, रिस्क एफिशिएंट होना चाह रहे हैं, तो दे आर कंसर्न्ड विद इंफॉर्मेशन रेशियो। अज्यूम दैट देयर पोर्टफोलियोज हैव द सेम इंफॉर्मेशन रेशियो बट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिव रिस्क। अब आई आर, एक बात बताओ, ऑफ अगर मैं ए की बात करूं, आई आर ऑफ बी की बात करूं, आई थिंक नाउ दिस इज विजिबल। हाँ, तो अगर मैं बात कर रही हूँ और इसमें बोल रहे हैं कि एक्टिव रिस्क जो है दोनों की डिफरेंट है। ए की अगर मैं बात करूँ, रेशियो सेम हो सकता है, मतलब एज इन
जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते 2 और यहाँ पे हम ले लेते 4 और यहाँ पे 3 और 6, इसका रेशियो क्या आएगा? सेम आएगा, ठीक है। लेट्स से नहीं, इसको रेसिप्रोकल कर देती हूँ मैं। हाँ, तो इसको मैं ले लेती हूँ 4 और 2 और यहाँ पे ले लेती हूँ मैं 6 और 3। तो इसमें एक बात बताओ, रेशियो तो सेम आएगा, 2 आएगा दोनों का रेशियो, आईआर तो सेम रहेगा ना। बट इसमें क्या बोल रहे हैं, जो एक्टिव रिस्क है वो दोनों का डिफरेंट है, ए का कम है, बी का ज्यादा है। इफ द इन्वेस्टर इज विलिंग टू टॉलरेट द हायर लेवल ऑफ एक्टिव रिस्क, टॉलरेट कर सकता है, तो मैनेजर ए माइट प्रोपोर्शनेटली स्केल अप हिज एक्टिव रिस्क टू मैच द एक्टिव रिस्क लेवल ऑफ बी, क्योंकि बी का ज्यादा है, और ए क्या कर सकता है, वो थोड़ा सा इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि आईआर सेम है। अभी इस सिचुएशन में नहीं कर सकता, क्योंकि पूरे की पूरा जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगा। बट अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि ऐसा कुछ चीज की वो चेंज कर सकता है, मतलब तो अगर रिस्क इंक्रीज करेगा तो उसका रिटर्न भी इंक्रीज होगा, तो वो आईआर चेंज हो जाएगा। आईआर बट सेम हो सकता है, क्योंकि अगर ये मान लो उसने 4 या 3 कर दिया और 6 कर दिया, तो वो भी तो रेशियो सेम रहेगा। तो इसमें यही बोल रहे हैं कि जो ए है वो और इंक्रीज कर सकता है अपना एक्टिव रिस्क। तो वो क्या करेगा, एक्टिव वेट्स को इंक्रीज कर सकता है, ठीक है, एक्टिव रिटर्न, क्योंकि उसको एक्टिव रिस्क उसको बढ़ाना, कैसे करेगा, रिटर्न भी उसकी उसी से ही बढ़ेगी, तो वो क्या करेगा, वेट्स को इंक्रीज कर देगा। या फिर कोई ऐसा हो सकता है कि एक्सेस रिटर्न्स मेंटेनिंग द सेम रेशियो, यही बोल रहे हैं कि सेम इन्फॉर्मेशन रेशियो रख के वो और स्केल कर सकता है, एक्टिव रिस्क को थोड़ा और इंक्रीज कर सकता है। कंस्ट्रेंट्स जो प्रिवेंट करेंगे मैनेजर ए को फ्रॉम स्केलिंग हिज वेट्स, वो क्या होंगे, आईपीएस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो स्टेटमेंट्स है, कभी कभार होता है अंडर वेट करना होता है, कभी कभार होता है ओवर वेट भी करना होता है, और हो सकता है वो अलाउ ना करेगी लेवरेज। और क्या हो सकता है, जिनकी पुअर लिक्विडिटी है, ऐसे सिक्योरिटीज भी हो सकती है जो ट्रेडिंग कॉस्ट को इम्पैक्ट करे और ना होने दे उसको, एक्टिव रिस्क को इंक्रीज ना होने दे। और क्या हो सकता है, इफ द पॉलिसी रिस्ट्रिक्ट्स मैक्सिमम पोजीशन साइजिंग पे कोई ना कोई कंस्ट्रेंट है। सो दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट इट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटीज, देखो इसमें ना ये 3 जो है, ये यही है कि कौन कौन से प्रैक्टिकल, जो हमारे 3 सिनेरियोज की बात कर रहे हैं, वो है हमारा सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन कंस्ट्रेंट्स, ये अभी हमने देखा, फिर है हमारा लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटी, फिर है हमारा लेवरेज वाला। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटीज में कि हमारे पास रिलेशनशिप और रिस्क और रिटर्न का कनकेव होता है। कनकेव मतलब ऐसा नहीं होता कि हम रिस्क इंक्रीज करते जाएं और रिटर्न भी हमारी प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज होगी, ऐसा नहीं होता। हमारा हो सकता है कि रिस्क जो है वो इंक्रीज हो रहा है, बट एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा हो कि रिटर्न रुक जाए, रिटर्न उतना इंक्रीज ना हो बट रिस्क इंक्रीज हो रहा है, तो उसके लिए हमारे पास लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटीज होती है, जैसे कि एक्सपेक्टेड रिटर्न्स इंक्रीज विद रिस्क बट एट अ डिक्लाइनिंग पेस, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। Portfolios with higher risk return targets eventually run out of high return investment opportunities and lose the ability to diversify efficiently, यही बोल रहे हैं इसमें। जो पोर्टफोलियोज होते हैं जिनके हाई रिस्क और रिटर्न्स मतलब कमा सकते हैं, बट उसमें क्या होता है, एक सैचुरेशन पॉइंट होता है जिसमें वो आके अटक जाते हैं उनकी, और वो फर्दर उस चीज को डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, तो उससे क्या होता है, शार्प रेशियो डिक्रीज होता है। मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, इसको समझने की जरूरत है, ठीक है, ये मैं समझा तो रही हूँ, बट आप लोगों को इसको ना एक ना, जब तक आप उसको इमेजिनेशन नहीं करोगे ना, वो तब तक क्लियर नहीं होगा। तो इसको इमेजिनेशन करके चलो कि जैसे आप ही पोर्टफोलियो मैनेजर हो और आप ये कर रहे हो, तब जाके थोड़ा और कंसेप्ट हमारे क्लियर होंगे। लेवरेज एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर रिस्क, लेवरेज, इसमें ये लेवरेज की बात कर रहे हैं, अगर हम ये बोल रहे हैं कि फॉर रिस्क फ्री रेट जो है इन्वेस्टर्स कैन बोरो एंड लेंड, देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एब्सोल्यूट रिस्क एंड रिटर्न इन वन पीरियड, ठीक है, जितनी ज्यादा हम एब्सोल्यूट रिस्क, लेवरेज जितनी इंक्रीज होगी हमारा रिस्क इंक्रीज होगा, ऑल्सो हमारी रिटर्न भी इंक्रीज होगी, बट एट अ डिक्लाइनिंग पेस, ये हमें पता चल गया। मैनेजर्स कैन स्केल एक्सपेक्टेड रिटर्न्स एंड एब्सोल्यूट रिस्क अप एंड डाउन proportionately, maintain a constant optimal ratio। अब इसमें बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं इसमें कि जो इसका अर्थमेटिक पूरा ये दे रखा है, ये क्या है हमारा, दैट जो एक्सपेक्टेड हमारा कंपाउंडेड ज्योमेट्रिक रिटर्न होगी ना, वो इस ये फॉर्मूला दे रखा है, एक्सपेक्टेड हमारा ज्योमेट्रिकल रिटर्न जो होगी वो इट इज इक्वल टू, ये है हमारा अर्थमेटिक वाली रिटर्न और ये हमारी ज्योमेट्रिक वाली रिटर्न, एंड दिस इज योर वॉलिटिलिटी वेरिएंस जिसको बोलते हैं। If the realized volatility is significantly greater than expected, हमें पता है such as in crisis time, the combined impact of volatility, leverage and compounded return could be dramatic. Information and Sharpe ratio will always be degraded by the reasonable rise in active or absolute risk, and a reasonable level of leverage can increase expected compound return. The appropriate tactics must be evaluated by the manager in the context of his investment approach and investors' expectation. एलोकेटिंग द रिस्क बजट, अब रिस्क बजट कैसे करते हैं, एलोकेटिंग द रिस्क बजट को एक टर्म दी हुई है, उसका टर्म का नाम क्या है, वो लोग वो देखते हैं कि आप में से कौन गेस कर पाता है इसका टर्म, कि एलोकेटिंग द रिस्क बजट को हम क्या बोलते हैं। जब हम
अंडरस्टैंड करते हैं कंपोनेंट्स, पोजीशन साइजिंग और कोवेरिएंस, तो क्या करते हैं मैनेजर ना डिटरमाइन कर सकते हैं कितना किस में हम वो रिस्क लगाएंगे, कौन कौन से किस चीज में रिस्क जाएगा। जैसे मान लो अगर मेरे पास एक ही एसेट है ए, दूसरा एसेट है बी, तीसरा एसेट है सी, अब ये ना पोर्टफोलियो बनना है इसका, इन सबका ना पोर्टफोलियो बनना है। जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो यहाँ पे थे हम कि जो इसमें कंपोनेंट्स होते हैं, जब हमें पता होता है पोजीशन साइजिंग और कोवेरिएंस, तो क्या होता है हमें ना जो कंट्रीब्यूशन पता चल सकता है कि किस पोजीशन में या कौन से एसेट में कितना ज्यादा हमारा पोर्टफोलियो का वेरिएंस या एक्टिव वेरिएंस इंक्रीज हो रहा है। कैसे पता चलता है कितना साइज है और उसका कितना कोवेरिएंस है, कोवेरिएंस किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू जो पूरी सिक्योरिटीज है उनके साथ। जब हम डी हमें पता है लेवल 2 में हमने सोर्सेज ऑफ रिटर्न और सोर्सेज ऑफ रिस्क को डिकम्पोज करना सीख लिया था, कैसे फैक्टर्स और जो बहुत सारे फैक्टर्स थे, हमें पता था कि इतना रिस्क इतना इससे आ रहा है, तो फिर हम उसका प्रोपोर्शन निकाल निकाल ले रहे थे वेट्स को कर करके, और फिर हमारे सोर्सेज और पूरा जो रिटर्न और रिस्क का आ जा रहा था कि किसकी वजह से कौन सा रिस्क आ रहा है और किसकी वजह से कौन सा रिटर्न आ रहा है। इसको रिवीजन करना बहुत ज्यादा मस्ट है, जरूरी है। क्वेश्चंस करोगे तो पक्का ऐसे कोई क्वेश्चंस होंगे ही होंगे। तो जब हम डीकम्पोज करें सोर्सेज ऑफ रियलाइज्ड रिस्क, तो वो इसका मतलब बता रहे हैं कि इसका मतलब होता क्या है कि कितना हमारा जो मार्केट रिस्क है कितना एट्रीब्यूटेबल है, कि मार्केट रिस्क से कितना आ रहा है और अदर रिस्क फैक्टर से कितना आ रहा है, फिर और कितना अदर डिसीजन से एट्रीब्यूटेबल है, और मतलब सेक्टर और कौन से किस चीज से हमारे पास रिस्क आ रहा है वो बताते हैं। जब हम डीकम्पोज करते हैं रिस्क की जो भी डीकम्पोजिशन ऑफ रिस्क को, सोर्सेज ऑफ रिस्क। अगर एक मैनेजर है जो वो कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो क्या होता है, जिसमें कि जैसे ए सिक्योरिटी है, इसमें मेरे को ना बहुत कन्विक्शन है कि ऊपर जाएगी, तो मैं उसको ना बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में यूज पोजीशन ले लेती हूँ उसमें पूरे पोर्टफोलियो को। तो हमें क्या करना पड़ता है, वी शुड एक्सपेक्ट सेक्टर और सिक्योरिटी एलोकेशन मेन सोर्स ऑफ एक्टिव रिस्क होगा। समझ आ रहा है? तो वेल अंडरस्टूड है कि अगर कंसंट्रेटेड रिस्क है, पोर्टफोलियो है, तो किसके उस पे रिस्क आएगा, जो भी कंसंट्रेटेड है उससे रिलेटेड ही तो रिस्क आएगा ना। तो फंड स्टाइल और स्ट्रेटजी also dictate much of the risk budget, ठीक है। When evaluating investment manager, the asset owner needs to understand the drivers of active risk that can lead to differences in realized profit, portfolio returns over time। यही बोल रहे हैं कि कौन कौन से ड्राइवर्स है, इसको रिस्क पूरा इसमें यही समझाया कि डिकम्पोज कैसे कर सकते हैं हम किसी भी रिस्क को, कि कैसे-कैसे सोर्सेज़ होते हैं, हमें फिर पता चल जाएगा वो अगर उस सोर्सेज़ से ज़्यादा है, तो उसी से ही रिटर्न भी आए हैं। वो भी हमें देखना पड़ता है, ज़रूरी नहीं है कि जिसमें ज़्यादा रिस्क है, उसी से ज़्यादा रिटर्न आ रहा है, वो भी हमें चेक करना पड़ता है। बट हमें ना रिस्क वाला पोर्शन है, वो सिंगल रिस्क को नहीं देख सकते, हमें रिटर्न को भी देखना पड़ेगा कि अगर ये वाला रिस्क हमने इसमें ज़्यादा लिया है, तो क्या मतलब अगर 20% रिस्क लिया है इस वाले फैक्टर में, तो क्या हमारे पास 40% या 20% से तो ज़्यादा ही उसमें भी रिटर्न आना चाहिए ना, तभी वो जस्टिफाइबल होगा कि उतना हमने रिस्क लिया है। एडिशनल रिस्क मेजर्स कौन-कौन से होते हैं वो देख रहे हैं। एडिशनल रिस्क मेजर्स सबको पता है, वैल्यू एट रिस्क हो गया, और हमारा कंडीशनल वैल्यू एट रिस्क हो गया, वॉलेटिलिटी हो गया, वेरिएंस है, और क्या-क्या बीटा है, सिस्टमैटिक रिस्क अनसिस्टमैटिक रिस्क होते हैं, और चलो और इसमें देखते हैं क्या-क्या है। तो इसमें बोल रहे हैं कि रिस्क कंस्ट्रेंट्स कैन बी फॉर्मल एंड ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक क्या होता है, जो भी एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के थ्रू हमें पता चलते हैं। मतलब वो ना ऐसे नहीं होता फॉर्मल फॉर्मल, मतलब ऐसे नहीं है जैसे जो मैंने अभी भी एक्सप्लेन करे वो होते फॉर्मल। बट जो ह्यूरिस्टिक होते हैं वो होते हैं जैसे हम ना करते हुए आ रहे हैं, कोई ट्रेडिंग करते हुए आ रहा है, कोई इन्वेस्टिंग करते हुए आ रहा है, तो उसको पता चल जाएगा एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिस से कि ये रिस्क होते हैं। जैसे एग्जांपल अगर कोई मान लो कि कोई ट्रेडिंग कर रहा है, तो उसको पता चल जाएगा कि मतलब ये सिर्फ एग्जांपल है, इसको सीरियस मत लेना, कि 9 से लेके 10 9 से 10 नहीं, 10 से लेके 11 सपोज बहुत सारे फेक ब्रेकआउट्स आते हैं। अब ये कोई इसका फॉर्मल कोई तरीका थोड़ी है, बट कोई भी इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करता होगा, तो उसको ना पता होगा कि 10 कुछ ना कुछ टाइम होता है ऐसा कि जिसमें कि जो बिग प्लेयर्स है ना वो अवेलेबल नहीं होते। एग्जाम्पल की है ना, हो सकता है इस टाइम पे ना बहुत सारे फेक ब्रेकआउट्स होते हैं, तो वो कैसे आया, एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के थ्रू आया, रादर देन एम्पेरिकल एविडेंस ऑफ इफेक्टिवनेस, ठीक है। अब जो ये रिस्क कंट्रोल्स में बी यूज टू लिमिट क्या क्या करेंगे, ये सिक्योरिटी जो कंसंट्रेशन है, सिक्योरिटी सेक्टर इंडस्ट्री ज्योग्राफी में, बीटा साइज वैल्यू मोमेंटम, इन सबको क्या करेंगे, ये रिस्क लिमिट करने की कोशिश करेंगे। नेट एक्सपोजर टू करेंसीज, डिग्री ऑफ लेवरेज, डिग्री ऑफ इलिक्विडिटी, टर्नओवर इज टू टर्नओवर अपॉन में ट्रेडिंग रिलेटेड कॉस्ट, एक्सपोजर टू रेपुटेशनल एनवायरमेंटल रिस्क, और क्या हो गया अदर एट्रीब्यूट्स रिलेटेड टू इन्वेस्टर्स कोर कंसर्न्स। A major concern of any portfolio manager is a risk that is unknown or unexpected। ये तो सबको पता है कि डर भी हमें उसी चीज से लगता है, जिससे कि जो फियर ऑफ अननोन, हमें नहीं पता होता, उसी चीज से डर लगता है। जब हमें पता है कि ये चीज, हाँ चलो कोई अच्छा, कोई भी एक बात बताओ, प्लेन उड़ा रहा है या कोई पायलट है, इट इज अ रिस्की थिंग, रिस्की है। वैसे इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग रिस्की है,
बट जब हम उसको देख सकते हैं कि हाँ चलो हमारा ना रिस्क, अगर मेरे को पता है कि मेरा रिस्क ना 100 होगा, 100 रुपीज का होगा, लेट से, या 1000 रुपीज या 10,000 या 1 लाख का होगा, एक ना अमाउंट मुझे पता है कि इतना रिस्क हो सकता है, तो उससे ना मेरे को एक ना सिक्योरिटी आ जाएगी कि मैं, हाँ चलो मेरे को ना, मेरे एक माइंड में बन जाएगा कि मैं इतना बियर कर सकती हूँ इस रिस्क को। ठीक है, बट अगर ऐसा हो कि मेरे को ना पता ही नहीं है, मैं बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग कर रही हूँ, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमें पता ही नहीं कि कितना लॉस हो सकता है, और ज्यादा हम लोग पैनिक करते हैं, उससे और ज्यादा हम पैनिक करते हैं और ज्यादा डरते हैं उस चीज से। तो इसमें यही बोल रहे हैं कि जो मेजर कंसर्न है ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर, वो होता है रिस्क ऑफ अननोन और अनएक्सपेक्टेड। तो ये क्या करते हैं, सच ह्यूरिस्टिक जो कंस्ट्रेंट्स है, दे माइट लिमिट मैनेजर्स एबिलिटी टू फुल्ली एक्सप्लॉइट देयर इनसाइट्स। अगर हमें जब पता ही नहीं होगा कि कितना हम कितना हमारा लॉस हो सकता है, तो हम तो ट्रेडिंग को अवॉइड करने, इन्वेस्टिंग को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, जो भी हमें रिटर्न्स मिल सकते थे वो हमें रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे अपने फुल्ली जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है उनको। और उसको हम क्या बोलते हैं, माइट ऑल्सो बी व्यूड एज सेफ गार्डिंग अगेंस्ट ओवर कॉन्फिडेंस और हब्रिस। मैनेजिंग रिस्क थ्रू पोर्टफोलियो कैरेक्टरिस्टिक्स, पोर्टफोलियो कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू जब हम कोई भी मैनेज कर रहे हैं रिस्क, उसको हम बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच, रिस्क मैनेजमेंट में जो बोलते हैं। कंटिन्यूइंग मॉनिटरिंग तो सबको पता है बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि हमारा, क्योंकि रिस्क ना कभी कभार चेंज हो जाता है, क्योंकि हमारे मार्केट सिनेरियोस चेंज होते हैं, उसके हिसाब से हमारा रिस्क भी चेंज होता है, तो हमें देखना पड़ता है कि कितना हमारा रिस्क, जो रिस्क एपिटाइट है वो इंक्रीज ना हो गया, वो ब्रीच ना हो गया, ताकि हम फिर से उसी लेवल्स पे उसको ले आए। फॉर्मल कंस्ट्रेंट्स क्या-क्या होते हैं? जैसे कि मैंने बताया, फॉर्मल कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? जो स्टैटिस्टिकल, जो सबको पता है। वॉलेटिलिटी हो गया, एक्टिव रिस्क हो गया, स्क्यूनेस हो गया, ड्रॉ डाउन हो गया, वैल्यू एट रिस्क है, सीवीआर इज योर कंडीशनल वैल्यू एट रिस्क, आईवीआर इज योर इंक्रीमेंटल वैल्यू एट रिस्क, मार्जिनल वैल्यू एट रिस्क। इन सबके मैंने डेफिनिशंस लिखे हैं, ये बट सबको पता है ये कौन-कौन सी टर्म्स है। रिक्वायर्स अ मैनेजर टू एस्टिमेट और प्रिडिक्ट रिस्क, ये करती है। और क्या करती है? प्रिडिक्टेड रिस्क डिविएट सब्सटैंशियली फ्रॉम रियलाइज्ड रिस्क। तो क्या होता है, हमारा डिफरेंट आ सकती है परफॉर्मेंस देन एक्सपेक्टेड। और हमारा जो क्राइसिस और फाइनेंशियल जो स्ट्रेस होता है, उस टाइम पे हमें सबको पता है कि जो हमने प्रिडिक्ट किया होता है, वो और रियलाइज्ड रिस्क में ना बहुत धरती आसमान का फर्क हो जाता है, क्योंकि हमने हमने ना वो वाली चीज जो है वो एक्सपेक्ट नहीं की होती, और अचानक से वो चीज हो जाए, तो वो क्या होता है, फियर ऑफ अननोन, और ज्यादा हमारा जो रिस्क है और पूरा पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो सबका रेड में चला जाता है, जो अभी तक शायद सबका चल ही रहा होगा। Formal risk constraints may be applied as part of the portfolio optimization process or using iterative feedback mechanism to determine whether the portfolio would remain within the risk tolerance. इसमें भी यही बोल रहे हैं कि हमें क्या करना होता है, ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस सबको अगर पता होगा, किसी ने भी एसेट एलोकेशन, अगर जो भी पूरा मेरे शुरू से ही जो उसमें पूरे जो जर्नी है इसमें मेरे साथ है, तो उसको पता होगा कि हमने शुरू किया था सबसे पहला एसेट एलोकेशन के साथ। और अगर कोई रिवीजन कर रहा होगा तो उसको बहुत अच्छे से याद होगा कि ऑप्टिमाइजेशन में एक हमने बहुत ही बार जो पढ़ा है वो है हमारा एमवीओ अप्रोच, मीन वेरिएंस ऑप्टिमाइजेशन का जो प्रोसेस है वो पढ़ा है उसमें। अब मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगी दोबारा दोबारा, प्लीज किसी को भी रेफर करना होगा तो प्लीज, एसेट एलोकेशन का जो पूरा मैंने लेक्चर पढ़ा है उसमें बहुत अच्छे से चीख चीख कर पढ़ाया हुआ है, उसमें ना देख लेना आप लोग क्या पढ़ा है। ऑल रिस्क मेजर जो है फॉर्मल या फिर ह्यूरिस्टिक, उसको एब्सोल्यूट बेसिस में या फिर रिलेटिव में टू अ बेंचमार्क हमें हमेशा करना चाहिए। द रिस्क ऑफ बीइंग रॉन्ग, अच्छा रिस्क ऑफ बीइंग रॉन्ग क्या होता है, हम बहुत बार प्रिडिक्शंस करते हैं, बट देयर आर आल्सो चांसेस कि हम रॉन्ग प्रूव हो सकते हैं। हमने ऐसी कोई चीज जो हमने प्रिडिक्ट नहीं की, इट कैन आल्सो हैपन। एग्जांपल वर्ल्ड वॉर हो गई, एग्जांपल कोविड-19 हो गई, क्या किसी ने ये प्रिडिक्ट किया था? नहीं किया था, तो दिस इज द रिस्क ऑफ बीइंग रॉन्ग। तो उसका क्या होता है, इट कैन बी सिग्निफिकेंट बट इवन मोर सो व्हेन द स्ट्रेटजी इज लेवरेज्ड। चलो रिस्क ऑफ बीइंग रॉन्ग तो चलो होता ही है, इतना 10, हमें 10 टाइम्स जो है हमें लॉस होता, बट हमने लेवरेज ले रखी है, तो हमें लेट से 50 टाइम्स भी लॉस हो सकता है। लेवरेज का इतना ज्यादा ह्यूज इंपैक्ट होता है रिटर्न पर भी और रिस्क पर भी, तो हमेशा देख कर ही लेवरेज लेना चाहिए, लोन लेना चाहिए। इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट रिक्वायर्स अ मैनेजर टू अकाउंट फॉर द फैक्ट दैट अनएक्सपेक्टेड वॉलिटिलिटी कैन derail the investment strategy. Spikes in volatility can be sector specific. What may seem to be an acceptable sector deviation limit, वो इन फाइनेंशियल स्ट्रेस या क्राइसिस की सिचुएशन में वो डिफरेंट सिनेरियो पुट हो सकती है। सम मैनेजर्स में टाइटन रिस्क कंस्ट्रेंट्स इन वॉलेटाइल, रिस्क कंस्ट्रेंट्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं और ज्यादा इंप्लीमेंटेड हो सकते हैं इन वॉलेटाइल पीरियड्स और इन क्राइसिस सिचुएशन। द स्टैटिस्टिकल रिस्क मेजर्स जैसे कि हमारा जो वैल्यू एट रिस्क है, एक्टिव रिस्क है, हमारा स्क्यूनेस है हमारा, और वॉलेटिलिटी है, वेरिएंस है, बहुत सारी चीजें हैं। इन इक्विटी पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन ऑफन डिपेंड ऑन द स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेज कैसे हो रहा है वो उस पर भी डिपेंड होता है। A benchmark agnostic manager with an absolute return philosophy is less likely to be concerned with active risk and is much likely to be concerned with drawdowns.
अब इसमें बोल रहे हैं कि जो भी एब्सोल्यूट रिटर्न फिलॉसफी वाले मैनेजर्स होंगे, पोर्टफोलियो मैनेजर्स होंगे, उनको एक्टिव रिस्क से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उनको ड्रॉ डाउन से ज्यादा फर्क पड़ेगा. A long short equity manager who neutralizes market risk but is more exposed to other risk premium is largely target volatility within a specific range. Portfolios with a very limited number of securities may be more difficult to manage using formal risk measures because estimation errors are likely to be higher. इसमें बोल रहे हैं जितनी ज्यादा कम हमारे पास सिक्योरिटीज होती है उतना ज्यादा उसको मैनेज करना रिस्क के परस्पेक्टिव से बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें जो एस्टिमेशन एरर्स के जो चांसेस होते हैं वो हाई हो जाते हैं. एस्टिमेशन एरर्स के चांसेस हाई हो जाते हैं क्योंकि डिस्पर्शन बहुत ज्यादा हाई हो जाता है उस आउटकम्स में, और डिस्ट्रीब्यूशंस में नॉट इजीली कंफर्म टू स्टैंडर्ड अजम्पशंस, वो नहीं अप्लाई होती उसमें. फॉर एग्जांपल, अगर मैं वैल्यू एट रिस्क निकाल रही हूँ फॉर अ पेंशन प्लान स्पॉन्सर जिसका मल्टी एसेट क्लास है, उसमें हम अच्छे से कर सकते हैं वैल्यू एट रिस्क. बट अगर मैं ऐसे पोर्टफोलियो मैनेजर की बात करूँ, इक्विटी मैनेजर की, जो सिर्फ 40 इक्विटी पोजीशंस को मैनेज कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, हम वैल्यू एट रिस्क निकालना उसमें मतलब हो सकता है वो निकाल दे, बट इट माइट नॉट बी एक्यूरेट. फॉर्मल स्टैटिस्टिकल जो भी मेजर्स हैं आर ऑफन नॉट आउटलाइंड इन द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट्स, वो हम आउटलाइन नहीं करते हैं ऐसी ऐसी चीजें. 10th है हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट रिलेटेड कंसिडरेशन. इम्प्लिसिट मतलब छुपे हुए कॉस्ट, इम्प्लिसिट मतलब छुपे हुए कॉस्ट रिलेटेड कंसिडरेशन हमें कौन कौन से देखने चाहिए. The same investment strategy can easily cost wise as to manage if a manager is not careful about implementation approach. Same ही दो लोग हैं, let's say A और let's say B, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं दोनों आपस में, दोनों सेम ही जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है उसको ही फॉलो करते हैं. मान लो लॉन्ग ओनली को फॉलो कर रहे हैं, लॉन्ग ओनली मतलब एक ही, ये दोनों एक ही स्टॉक चूज, मतलब दोनों फ्रेंड्स है आपस में, ये क्या करते होंगे, आपस में बैठ के पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बनाते होंगे रात को. तो इनको ना एक स्टॉक समझ आया, मान लो कोई भी स्टॉक समझ आया बहुत ही प्यारा सा इनको, लेट्स से एक्स, दिस इज अ स्टॉक. इनकी स्ट्रैटेजी है जो लॉन्ग ओनली स्ट्रैटेजी है कि ये क्या होंगे, शॉर्ट नहीं करेंगे, ये सिर्फ इसको होल्ड करेंगे. बाय एंड होल्ड वाले सेलर्स है, बाय एंड होल्ड नॉट फॉर फॉरएवर बट कुछ टाइम के लिए ये होल्ड कर रहे हैं. तो ये जो स्टॉक है एक्स स्टॉक, इसको हम क्या कर रहे हैं, दोनों होल्ड करें. बट ऐसा हो सकता है कि जो ए और बी इम्प्लीमेंटेशन में वो हो सकती है, दोनों में डिफरेंट हो सकते हैं. लेट से ए का ब्रोकर कोई और है, बी का ब्रोकर कोई और है. हो सकता है कि ए थोड़ा लेट उठा हो, बी थोड़ा जल्दी उठ के उसने फटाफट से वो चीज बाय कर ली हो जो भी उन्होंने डिसाइड किया था उस प्राइस पे. या हो सकता है ए को कुछ भी हो सकता है, मतलब हो सकता है जिस प्राइस पे इसको चाहिए हो उस प्राइस पे बिड स्प्रेड बहुत डिफरेंट हो और वो बाय करने में उसको डिफिकल्टी हो. तो इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच डिफरेंट होने के कारण कॉस्ट जो है वो सेम स्ट्रैटेजी होने के कारण सेम स्ट्रैटेजी है बट इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो अप्रोच है वो डिफरेंट होने के कारण कॉस्ट दुगना हो सकता है. Position size and liquidity of these securities in the portfolio will affect the level of turnover that can be sustained at an acceptable level of cost. जो स्मॉलर हमारे AUM क्या होता है, हमारा एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो क्या करते हैं, मोर एक्सप्लिसिट कॉस्ट होते हैं, बट उनके इम्प्लिसिट जो कॉस्ट होते हैं ना वो कम होते हैं एज कम्पेयर टू अ लार्जर एसेट अंडर मैनेजमेंट. Smaller funds may be able to sustain greater turnover and still deliver superior returns. इनका क्या होता है, स्मॉलर फंड्स का ग्रेटर टर्नओवर तो ये कर सकते हैं. अब एक बात बताओ, इसमें यही बोल रहे हैं कि अगर हमें 100 से 1000 पे जाना है तो वो जल्दी जा पाएंगे हम एज कम्पेयर टू 100 करोड़ से, अगर मैं बोलूं लेट से 500 करोड़ पर ही जाना है, वो डिफिकल्ट होगा हमारे लिए क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ स्केलेबिलिटी की भी एक इशू आती है. तो इसमें बोल रहे हैं जो स्मॉलर फंड्स होते हैं ना वो सुपीरियर रिटर्न्स तो परफॉर्मेंस दे पाते हैं और वो सस्टेन भी कर लेते हैं उस टर्नओवर को, ग्रेटर टर्नओवर को एज कम्पेयर टू लार्जर AUMs. Requires a manager to balance the potential benefits of turnover against the cost of turnover. When considering a rebalancing or restructuring, तो क्या होता है, benefits हमें देखना पड़ता है, post trade risk return position जो justify कर सकते हैं cost of getting there. अब implicit cost, market impact, relevance of position size, asset under management और turnover, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं अब इसमें. द प्राइस मूवमेंट, प्राइस मूवमेंट क्या होती है, प्राइस इंपैक्ट. प्राइस इंपैक्ट क्या होगा, जैसे मैंने बाय किया, मान लो मैं एक बहुत ही लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हूँ, मेरे बाय करने से एकदम से प्राइस जंप हो गया, तो उसमें मेरा क्या होगा कि मैंने प्राइस को इम्पैक्ट किया है अपनी बाइंग और सेलिंग से. रिजल्ट फ्रॉम अ मैनेजर्स परचेज और सेल ऑफ अ सिक्योरिटी दैट कैन मटीरियली इरोड मैनेजर्स अल्फा. द कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग एसेट्स में अफेक्ट द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी एंड द पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस. अब कौन कौन से होते हैं, स्लिपेज कॉस्ट क्या होती है कि हम इस वाले प्राइस पे हमें बाय करना था, लेट से 100 पे बाय करना था, बट हम 100 पे बाय नहीं कर पाए, नहीं तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो ये प्राइस था दिस स्लिप्ड, ये हमारे हाथ से फिसल गया और अब हमें बाय करना पड़ रहा है 120 पर. इसको हम बोलते हैं स्लिपेज या फिर डिले कॉस्ट.
जो कि ज्यादा होती है स्मॉलर कैप सिक्योरिटीज में ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ हाई वॉलिटिलिटी, क्योंकि हमें पता है कि स्मॉल कैप स्टॉक्स बहुत ज्यादा वॉलिटाइल होते हैं। हमें हो सकता है अभी 100 दिख रहा हो, वो 100 से सीधा 150 पे कब पहुंच जाए हमें नहीं पता होता। तो इट इज ग्रेटर इन स्मॉलर कैप जो हमारी सिक्योरिटीज है। स्ट्रेटेजी दैट डिमांड्स इमीडिएट एग्जीक्यूशन, जो भी स्ट्रेटेजी हमें डिमांड करती है इमीडिएट एग्जीक्यूशन, जल्दी से एग्जीक्यूट हो, उसके लिए हायर इम्पैक्ट कॉस्ट होगा, क्योंकि हम क्या करें, मार्केट प्राइस पे बाय कर रहे हैं। अब वो प्राइस अप डाउन हो सकता है, हम लिमिट्स डाल के नहीं कर रहे हैं, हम मार्केट प्राइस पे बाय कर रहे हैं। वो भी एक हमारा फैक्टर हो सकता है। पेशेंट मैनेजर कैन मिटिगेट मार्केट इम्पैक्ट कॉज बाय स्लोली बिल्डिंग अप पोजीशंस एज लिक्विडिटी बिकम्स अवेलेबल। इसमें बोल रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, थोड़े थोड़े पोजीशन ले सकते हैं। लेट्स से हमें अगर 100 करोड़ की हम पोर्टफोलियो है, हमें बाय करना है एक सिक्योरिटी, तो हम ऐसा नहीं कि अभी मार्केट प्राइस पे ले लेंगे तो हमारा जो मार्केट इम्पैक्ट कॉस्ट होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। उसकी वजह से हमें क्या करना चाहिए, हमें पेशेंटली वेट करना चाहिए। प्राइसेस अप एंड डाउन मूव करते हैं, हम सबको पता है। तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ कुछ मतलब स्टेप्स में पैसे डालने चाहिए, लेयर्स में पैसे डालने चाहिए। ये नहीं कि हम एकदम से एक साथ 100 करोड़ है तो 100 करोड़ ही पूरा बाय कर ले। A high turnover strategy with significant allocation to smaller securities will at some point of time reach a AUM, which strategy becomes बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी इम्प्लीमेंट करना जब वो एक हायर AUM पे पहुंच जाएगी। आइडियोसिंक्रेटिक जो रिस्क है इन अ स्ट्रेटजी will play a role in the suitable level of AUM. A manager targeting low levels of idiosyncratic risk. Idiosyncratic risk is a risk that is particular to a particular security or a company. उसको हम बोलते हैं आइडियोसिंक्रोनैटिक रिस्क विच कैन नॉट बी डाइवर्सिफाइड। तो वो क्या होता है, इन हिज पोर्टफोलियो इज लाइकली टू हैव सिक्योरिटीज to have more securities on smaller position sizes and conceivably support a higher level of AUM. एस्टिमेटिंग, हम कैसे कॉस्ट को एस्टिमेट कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ स्लिपेज को हम कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं। इट इज ऑफन मेजर्ड एज द डिफरेंस बिटवीन द एग्जीक्यूशन प्राइस और मिड पॉइंट ऑफ द बिड और आस्क कोट्स एट द टाइम जब हमने ट्रेड ली होती है। तो वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है एक एस्टिमेट की कॉस्ट हमारा कितना लगेगा एग्जीक्यूट करने में उस ऑर्डर को। स्मॉल कैप जो स्टॉक्स होते हैं, स्मॉल कैप स्टॉक्स, उसमें हायर इफेक्टिव ट्रेडिंग कॉस्ट होती है देन लार्ज कैप स्टॉक्स। दैट illiquidity can be very cyclical, increasing prior to the beginning of recession and decreasing prior to the end of recession. This is a fact. The larger a trade size, जितना ज्यादा हमारी लार्ज होगा ट्रेड साइज, जितना ज्यादा हम कैपिटल से ट्रेड करेंगे, उतना ज्यादा हमारा रिलेटिव टू डेली वॉल्यूम, तो उससे क्या होगा, हमारा वो इफेक्ट करेगा प्राइसेस को। अच्छा, ये तो सबको पता है कि अगर एक जो मान लो कि एक स्टॉक है जिसमें ज्यादा लोग ट्रेड नहीं कर रहे, ज्यादा वॉल्यूम नहीं आ रही, बट हम ऐसा कुछ मतलब मान लो पूरे दिन में ना सब उसमें ना सिर्फ 100, बार बार 100 ही क्यों ले रही हूँ, हो सकता है उसमें ना 50 CR की सिर्फ लेन देन हो रही है, बट हम ऐसा कुछ वो डाल दे, हमारा जो हमारा पूरा ट्रेड साइज है वो हम 90 करोड़ का उसमें ऑर्डर डाल दें, उससे क्या होगा, पूरे जो अपर सर्किट हिट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे और इट विल अफेक्ट ट्रेड प्राइसेस। Thus, a fund with a focus on large cap stocks can support higher level of AUM, वो सपोर्ट कर सकता है AUM को। यही बोल रहे हैं, अगर हम ये मान लो ये स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप में हम सबको पता है कम कम ट्रेडिंग होती है, इतना मतलब होती है ट्रेडिंग, बट वो इसको इतना नहीं झेल पाएगा जितना हमारा 90 करोड़ का ही पूरा हम अगर पैसे डालने की कोशिश करेंगे, बिकॉज हमारा हायर AUM है। तो बट अगर जो हमारा लार्ज कैप के स्टॉक्स है वो पूरा उसमें बहुत हाई वॉल्यूम में ट्रेडिंग होती है, तो इट कैन सपोर्ट आर हायर लेवल ऑफ AUM देन अ सिमिलर स्ट्रेटजी फोकस्ड ऑन स्मॉल कैप स्टॉक्स। वो नहीं कर पाएगी उस चीज को हैंडल। स्लिपेज कॉस्ट जो होती है इंपॉर्टेंट होती है देन कमीशन कॉस्ट। स्लिपेज कॉस्ट एक इम्प्लिसिट कॉस्ट है which can substantially vary over time, especially when markets volatility is higher. जब भी जितनी ज्यादा volatility higher होगी उतनी ज्यादा हमारी स्लिपेज कॉस्ट या फिर हमारा implicit कॉस्ट ज्यादा होगी। With this we have completed most of this chapter and also this today's task. मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट अपनी जो वीडियो होगी नेक्स्ट लेक्चर में, इन विच वी विल कंप्लीट दिस एंटायर रीडिंग और हमारे 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब हमारे ज्यादा बचे नहीं है चैप्टर्स, एथिक्स बचा है और हाफ पोर्शन हमारा जो इसका ही पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का है और एक चैप्टर इसका 8 है ना, तो 5 इसके बचे और 4 उसके, 9 चैप्टर्स अभी हमारे रिमेनिंग हो जाएंगे। तो और लेवल 1 और लेवल 2 स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए मेरे पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म है, गूगल फॉर्म है, उसको फिल कर लेना। अगर किसी को भी कोचिंग लेनी है मेरे से लेवल 1 और लेवल 2 की, आई प्रोवाइड कोचिंग, ठीक है, पेड क्लासेस होती है वो, और जिसको भी लेना है वो गूगल फॉर्म फिल कर देना और हमारी टीम जो है आप लोगों से कांटेक्ट कर लेगी एज सून एज पॉसिबल। और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।